हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो है मनी सप्लाई इन इकोनॉमिक्स। किसी भी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो मनी सप्लाइड होता है, मनी सप्लाइड मतलब करेंसी जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस, और उसको छोड़ के भी जो डिपॉजिट रहता है सेविंग एज ए सेविंग इन आवर बैंक, कमर्शियल बैंक, तो उसको भी हम मेन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। मतलब यही एक्चुअली एक इकोनॉमी में सर्कुलेशन होता है। तो आई होप आपने कभी ना कभी M1, M2, M3 का कंसेप्ट सुना है। तो ये मनी सप्लाइड इसका ही क्लासिफिकेशन है। तो इन डिटेल समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट नहीं है फिर भी ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, इतना क्लैरिफिकेशंस के साथ डिस्कशन करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो स्टूडेंट एकेडमिक के लिए भी प्रिपरेशंस ले रहा है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी सप्लाइड इन इकोनॉमिक्स। मनी सप्लाई क्या है एक्चुअल में? देखिए, किसी भी एक इकोनॉमी में, मान लीजिए ये इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया में मान लीजिए, ये इसको एक इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग। ये एक इकोनॉमी है, ये कंट्री इकोनॉमी है, ठीक है, इसको एक इकोनॉमी बोलते हैं। तो इस कंट्री में जो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब इसको रेफरेंस मान लीजिए 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में जो मनी, मतलब जो करेंसी सर्कुलेशंस हो रहा है, मतलब एक पर्सन से दूसरे हैंड में जा रहा है, दूसरे से और तीसरे से, और एक तो ऐसे जो सर्कुलेशंस होता है इसको हम बोलते हैं मनी सर्कुलेशन, ठीक है। तो एक किसी भी कंट्री में ये जो पैसा सर्कुलेशंस हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में या फिर किसी भी कंट्री में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, मान लीजिए 1 ईयर्स, ठीक है, इस 1 ईयर में जो मनी सर्कुलेशंस हो रहा है तो उसी को ही मनी सप्लाई बोलते हैं हम। मतलब एक कंट्री में जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है, करेंसी विद द पब्लिक हैंड, पब्लिक के पास जो पैसा है, और डिमांड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक, यहाँ पर जो पैसा है, ये दो एलिमेंट एक्चुअल में टोटल स्टॉक ऑफ मनी को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है मनी सप्लाई। मतलब एक कंट्री का जो डेली ट्रांजैक्शंस होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आपको एक कंट्री का जो डे टू डे खर्चा होता है, जितना भी इकोनॉमिक कॉस्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसके लिए जो कॉस्ट होता है 1 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 ईयर में, तो उसको हम उस टोटल स्टॉक जो होता है उसको बोलते हैं मनी सप्लाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन एलिमेंट, दो एलिमेंट इसका मेन मेन एलिमेंट है दो। एक होता है करेंसी विद द पब्लिक, मतलब जो पब्लिक के पास जो होता है, पब्लिक के पास जो नोट्स एंड कॉइन होता है, ठीक है, ये करेंसी है। करेंसी प्लस जो कॉइन होता है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है। तो ये कंपोनेंट, ये एक एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट है जो डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक, मतलब बैंक में जो रहता है पैसा, बैंक में एज ए सेविंग, ये पर्टिकुलरली सेविंग को दर्शाता है, ठीक है, मतलब एज ए सेविंग। ये चलिए नेक्स्ट लेवल पर हम इसको समझेंगे, ठीक है।
तो दोनों एलिमेंट एक्चुअली मनी सप्लाई का मैक्सिमम पार्ट्स होता है। ठीक है, चलिए कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई का मेन कंपोनेंट क्या है, जो बोला मैंने अभी, वो करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, मतलब जो हम ऑन डिमांड, जब हम डिमांड करेंगे उसको हम विथड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जैसे सेविंग अकाउंट, किसी भी बैंक पर जो सेविंग अकाउंट होता है, ये सेविंग अकाउंट में पैसा रखा जाता है। यहाँ का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 1.9 या फिर 2% से ज़्यादा नहीं होता एक्चुअल में। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पैसा जब आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो आप कभी भी इसको विथड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत ही हाईली लिक्विड है, दिस इज़ वेरी हाईली लिक्विड, मतलब किसी भी वक्त आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन टर्म डिपॉजिट या फिर जो एफडी करते हैं बैंक में, हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है 5 ईयर या फिर 3 ईयर्स, मतलब इससे पहले इसको आप निकाल नहीं सकते हो। अगर निकाल भी सकते हो तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मतलब आपको इंटरेस्ट घटा दिया जा सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा जो कैपिटल है उसको घटा दिया जा सकता है। मतलब आपने जो प्रॉफिट के लिए रखा था, वो पूरा मैच्योर्ड आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये सेविंग में क्या होता है, सेविंग में आपका 2% इसीलिए देता है, 1 to 2, 1.9, 1.8 ऐसा होता है, 1.7। तो इस परसेंटेज बहुत ही छोटा परसेंटेज होता है, क्योंकि आप एनी टाइम इसको विथड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, तो मतलब बैंक को अवेलेबल मनी रखना पड़ता है, बैंक इसको किसी और जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, या फिर किसी को एज ए लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते, एंड दैट्स वाई the rate of interest is very low in saving account। ठीक है, तो ये करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, मतलब सेविंग अकाउंट वगैरह, और टाइम डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट बोला फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, और अदर नियर मनी एसेट जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, तो ये सब चीज़ मिलके मनी सप्लाइड होता है। ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। देखिए, इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, अभी जो एडवांस कंट्री है बहुत सारे, तो ये जो इंडिया एंड मैनी एडवांस कंट्रीज, द आइडिया ऑफ मनी सप्लाई स्टडीड अंडर 4 सेपरेट कॉन्सेप्ट। इसको 4 सेपरेट कॉन्सेप्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशंस है M1, M2, M3, ये डिफरेंट लेवल का लिक्विडिटी को दर्शाता है। मतलब M1 में हाईली, ये जो M1 है, दिस इज़ वेरी हाईली लिक्विड। ठीक है, जैसे ये हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड। ठीक है, ये भी लिक्विड है, ये थोड़ा सा कम लिक्विड है, और ये बहुत ही कम लिक्विड है। तो ये लिक्विड के बेसिस पर इसको क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप M1 M2 को। देखिए M1 दिस इज़ कॉल्ड नैरो मनी, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसा एक इकोनॉमी में या फिर एक कंट्री में सर्कुलेशंस हो रहा है, उसका बहुत ही लो परसेंटेज, उसका बहुत ही कम परसेंटेज M1 में आता है, क्योंकि ये बहुत हाईली लिक्विड है, या हाईली लिक्विड। ये बहुत ही कम क्यों है, क्योंकि जो आप पब्लिक के पास इन हैंड पैसा रहता है, जैसे आपके पास जो पैसा है, जो आप ऑन डेली बेसिस खर्चा करते हो, और आपके सेविंग अकाउंट में जो पड़ा हुआ है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2 to 3 लाख होगा, तो कभी आप इसको सेविंग में नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली 2% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसलिए आप कभी, अगर आपके पास 1 लाख मनी होगा, या फिर मोर देन 50,000, तो आप इसको सेविंग में नहीं रखोगे।
अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर नहीं रखोगे क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। आप क्या करोगे, या फिर एफडी करोगे, ठीक है, या फिर कहाँ कोई बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट कर दोगे, या फिर जो शेयर मार्केट है उस वहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन आप कभी भी इसको जो सेविंग अकाउंट है उसमें नहीं रखोगे। तो वैसे ही यार, इसीलिए M1 जो इसको नैरो मनी बोलते हैं, क्योंकि सब ज़्यादातर मनी बैंक में एफडी के हिसाब पर रहता है। एफडी कर देते हैं लोग, आरडी करते हैं, या फिर जो सर्टिफिकेट वगैरह है या फिर शेयर मार्केट है, बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड नैरो मनी M1, बट इट इज वेरी हाईली लिक्विड। तो करेंसी विद द पब्लिक, ये कौन कौन सा करेंसी को दिखाता है? देखिए, करेंसी विद द पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसा रहता है, मतलब आपके पास जो पैसा है, करेंसी विद द पब्लिक, जो पैसा हमारा पॉकेट में रहता है, मनी बैग में रहता है, ये सब मनी को बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक इन द कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक, SBI, ठीक है, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंक कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। और ICICI और IDFC, ये सब बैंक, ये भी कमर्शियल ही है, लेकिन ये कोऑपरेटिव भी होता है। और बहुत सारे ग्रामीण बैंक वगैरह होता है, ये सब कोऑपरेटिव बैंक होता है। एक्चुअली ग्रामीण बैंक को कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, आई थिंक। तो इन सब बैंक में जो पैसा रखते हो आप, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट, जब आप डिमांड करोगे, बैंक आपको तुरंत दे देगा पैसा, इसलिए ये हाईली लिक्विड है। मतलब ये हाईली आप इसको यूज़ कर सकते हो इमीडिएटली। और अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक विथ RBI, जो RBI के पास रखते हैं, तो उसको भी काउंट करते हैं। मतलब क्या क्या M1 में क्या क्या आता है? M1 में करेंसी आ गया, डिमांड डिपॉजिट आ गया, और अदर डिपॉजिट। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, करेंसी को समझ लिया, नोट्स इन सर्कुलेशन, जो नोट सर्कुलेशन हो रहा है, कॉइन इंक्लूड कर दिया। कैश रिजर्व ऑन हैंड विथ ऑल बैंक, जो ऑल बैंक में हम लोग रखते हैं, जैसे सेविंग के एज ए सेविंग, तो इसको हम काउंट करते हैं। ये हो गया करेंसी विद द पब्लिक। और डिमांड डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, मतलब एक बैंक ने, मान लीजिए एक बैंक ने दूसरे बैंक पर जो पैसा रखता है, मतलब मान लीजिए ये PNB है, ये PNB बैंक है, ये PNB बैंक मान लीजिए, और ये SBI है। तो PNB बैंक अगर SBI बैंक में मनी रखेगा, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट में, मतलब M1 जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो वहाँ पर इसको, इस पैसे को हम एक्सक्लूड करेंगे, मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो इंडिविजुअल सेविंग करते हैं उसको हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। मतलब PNB ने सेविंग किया SBI पर, ये नहीं होगा। एक बैंक दूसरे दूसरे बैंक में भी सेविंग करते हैं, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। नहीं तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आता है, वो अलग अलग कंसेप्ट है, छोड़िए। डिपॉजिट हेल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। OD में क्या आता है? OD मतलब आधा डिपॉजिट। OD में क्या आता है? OD में जब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए वेस्ट बंगाल, तो ये सब जब गवर्नमेंट पैसा बैंक में रखता है या फिर जो RBI में रखता है, तो ये पैसा को हम OD बोलते हैं। ये भी हाईली लिक्विड है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ OD। डिपॉजिट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे नाबार्ड बैंक हो गया, नाबार्ड बैंक RBI में पैसा रख सकता है, ये भी हाईली लिक्विड है, क्योंकि ये बैंक ने डिपॉजिट किया, मतलब कभी भी विथड्रॉ कर सकता है, ठीक है।
डीडी ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फॉरेन बैंक, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, मान लीजिए श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, किसी भी कंट्री हो गया फॉरेन कंट्री, तो उसका जो गवर्नमेंट है वो पैसा इंडिया में रख सकता है। फॉरेन सेंट्रल बैंक, किसी मान लीजिए श्रीलंका का एक बैंक है, वो बैंक मान लीजिए आरबीआई में पैसा रखा है, या फिर जो एसबीआई है हमारा बैंक, उसमें पैसा रखा है, तो ये दिस इज़ ऑल्सो ये पार्ट ऑफ M1, जिसको हम ओडी में इंक्लूड करते हैं अदर डिपॉजिट में। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये भी हमारा आरबीआई में पैसा रख सकता है, IMF और वर्ल्ड बैंक, तो इसको भी हम ओडी में काउंटिंग करते हैं। ओडी कंस्टिट्यूट ओनली लेस देन 1%। अच्छा देखिए, ओडी, ये जो ओडी है, ओडी का जो मानी है ये लेस देन 1% है, ठीक है, ये लेस देन 1% है, मतलब यहाँ का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ओडी में बहुत कम है। मतलब M1 मैक्सिमम जो करेंसी विद द पब्लिक होता है, और जो डिमांड डिपॉजिट मतलब हमारा सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जो गवर्नमेंट का बैंक होता है, गवर्नमेंट का सॉरी, जो डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग जो अकाउंट होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, और जो करेंसी नोट और कॉइन सर्कुलेशन होता है उसको, मतलब करेंसी विद द पब्लिक, ये दोनों चीज़ें मिलकर M1 का मैक्सिमम 99% इसको कंसिडर करता है, ठीक है। मतलब M1, चलिए M1 कंप्लीट हो गया। M2 देखिए, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। M2 मतलब M1 में जो जो इंक्लूड हुआ, ठीक है, M1 में कौन कौन सा इंक्लूड हुआ था, डीडी प्लस ओडी, ये चीज़ है ना, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब सेविंग बैंक वगैरह, और अदर डिपॉजिट्स जो जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट रखते हैं पैसा, तो इन तीन चीज़ों मिलकर हम M1 बनाते हैं। M2 में क्या होगा, M2 क्लासिफिकेशन ऑफ मानी में क्या होगा, यहाँ पर M1 आ गया, मतलब M1 में क्या क्या है, C प्लस डी, डी डी प्लस ओ डी, ये सब चीज़ें हैं। तो M2 में क्या आएगा, M1 आएगा, मतलब ये पैसा आएगा, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। ये सेविंग डिपॉजिट मतलब जो सेविंग करते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, सेविंग पोस्ट ऑफिस, ये बैंक नहीं होगा। बैंक में तो ऑलरेडी काउंटिंग कर दिया डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, बट ये सेविंग पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट खोलते हैं हम लोग, अगर M1 के साथ उसको जोड़ दिया जाए तो ये M2 मानी हो गया, ठीक है। मतलब देखिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, M2 मतलब क्या होगा, M1 में कौन कौन आएगा, C प्लस डी डी प्लस ओ डी, और ये M1 इसके साथ कौन ऐड हो जाएगा, सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग होगा वो, मतलब इसके साथ हम पोस्ट ऑफिस को जोड़ते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग को। M2 क्लियर हो गया आई थिंक। M2 इज सेपरेटेड फ्रॉम M1 मेनली ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, मतलब M2 और M1 इक्वल है, M1 से जस्ट सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस को ऐड किया गया है और कुछ नहीं है। M1 प्लस इसके साथ साथ सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस को ऐड किया है और कुछ नहीं है। देखिए M3 क्या है, M3 में क्या क्या आ रहा है, M1 आ रहा है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है, ये देख लीजिए बहुत इजी है, टाइम डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक, मतलब जितना भी बैंक हुआ, ये PNB नहीं, ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का मत जोड़िए, ये पोस्ट ऑफिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, M3 मतलब ओनली M1 होगा, इसके साथ हम जो टाइम डिपॉजिट विद बैंक, मतलब किसी भी बैंक पर जो हम लोग FD, रिकरिंग डिपॉजिट, RD रखते हैं, उसको ओनली ऐड करेंगे और कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट और FD फिक्स डिपॉजिट और बहुत सारे
हो सकता है, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब जो टाइम डिपॉजिट होता है बैंक में, जो एक टेन्योर होता है 5 ईयर या फिर 6 ईयर या फिर 3 ईयर्स भी होता है, तो इस टाइम पीरियड पर एक पैसे को हम बैंक में फिक्स करते हैं 5 ईयर के लिए, कि हर साल या फिर हर महीने भी आप रिकरिंग डिपॉजिट में आप विथड्रॉ कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मान लीजिए, इसको हम कभी और डिस्कशन करेंगे, छोड़िए। ये ध्यान रखिएगा कि M3 मतलब क्या होता है, M1 प्लस जो टाइम डिपॉजिट है, मतलब लॉन्ग टर्म्स के लिए जो हम रखते हैं बैंक में, लेकिन पोस्ट ऑफिस नहीं है। ये मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में आप 5 ईयर टर्म्स के लिए कुछ रख लिया, तो ये नहीं होगा। ये ओनली बैंक में जो कमर्शियल बैंक, ऐसे SBI हो गया, PNB हो गया और ICICI बैंक हो गया, इसमें जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, टाइम डिपॉजिट करते हैं, मतलब टाइम पीरियड के लिए FD करते हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उसको ओनली इंक्लूड करेंगे और कुछ नहीं। M3 हो गया। M4 में ऑल ऐड हो जाएगा। ये लास्ट ब्रॉड मनी इसको बोलते हैं। देखिए, ये भी ब्रॉड मनी है। M1 प्लस M2, ये दोनों चीज़ें है क्या, ये होता है, इसको बोलते हैं नैरो मनी। M1 और M2 दोनों चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। और M3 और M4 ये दो मिलकर ये दोनों चीज़ों को बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। चलिए देखते हैं M4 क्या है। M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, मतलब M4 क्या हो गया, M3 के साथ अगर आप पोस्ट ऑफिस में जो टोटल डिपॉजिट होता है विथ पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट सब कुछ मिलाकर टोटल डिपॉजिट हो गया, इसको अगर हम इंक्लूड करें तो M4 आ जाएगा। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर नेशनल सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो PNB मतलब जो पोस्ट ऑफिस में होता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है, NSC बोलते हैं। ये क्या होता है, एक फिक्स टर्म के लिए, मान लीजिए 5 ईयर के लिए होता है एक्चुअल में। तो 5 ईयर के लिए ये मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब 1000 2000। तो इसमें क्या होता है, इस सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये लॉक हो जाता है 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये एक आपको 7% या फिर 6% हो सकता है, 7% से 8% इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो चेंज होता रहता है। तो ये एक सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के ज़रिए ये स्पेसिफिकली आपको जो पोस्ट ऑफिस से मिलता है। और तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1000 के आसपास। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम M4 को काउंटिंग करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो एक सेविंग सर्टिफिकेट है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते जब हम M4 को काउंटिंग करते हैं। M4 मतलब ओनली M3, उसके साथ जो टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस है, मतलब सेविंग हो गया, उसके साथ साथ जो टर्म्स डिपॉजिट हो गया, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको हम ऐड नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ऑफ M1 नैरो मनी। देखिए, करेंसी विद द पब्लिक के पास 500 CR है मान लीजिए। डिमांड डिपॉजिट बैंक में सेविंग किया है 700 CR। आधा डिपॉजिट मान लीजिए, ये तो छोटा होगा, 100 CR हो गया, मतलब टोटल 1300 CR हो गया। ये क्या हो गया, M1 हो गया। M1 इक्वल टू 1300 CR। चलिए ये M1 का एग्जांपल हो गया। M2 का देख लीजिए। M2 मतलब क्या है, M1 प्लस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग
डिपॉजिट, तो मतलब M1 कितना था 1300 CR, उसके साथ मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का 200 हो गया, 200 CR है, तो टोटल मिलाकर 1500 CR हो जाएगा। ये M2 आ गया। M3 देख लेते हैं। अच्छा M3 देख लेते हैं। M3 क्या हो गया, M3 मतलब M2 के साथ अगर हम टाइम डिपॉजिट को ऐड कर दिया जाए तो मतलब मान लीजिए टाइम डिपॉजिट हो गया 500 CR। तो ये क्या हुआ, ये क्या था M2 1500 CR था, इसके साथ 500 ऐड कर दीजिएगा, मतलब 2000 CR हो गया। ये था M3 का। M4 का देख लीजिएगा। M4 में क्या होता है, M3 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में हम डिपॉजिट करते हैं, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑल डिपॉजिट। तो मान लीजिए ऑल डिपॉजिट सेविंग वगैरह सब मिला के, टर्म्स डिपॉजिट FD सब कुछ मिला के मान लीजिए ये 300 CR हो गया। तो M3 कितना था 2000 CR, तो उसके साथ 300 ऐड हो जाएगा, मतलब ये टोटल 2300 CR हो जाएगा। तो ये टोटल आ गया M4। तो ये एक एग्जांपल था। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई, डिटरमाइन इन्फ्लेशन। ये मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई में क्या होता है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो सकता है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का, किसी भी चीज़ का प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मनी इन्फ्लेशन होगा। इसमें क्या होता है, मनी सप्लाई गाइड्स RBI मॉनेटरी पॉलिसी। ये RBI का मॉनेटरी पॉलिसी को गाइड करता है, ठीक है। एफेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। ये इन्वेस्टमेंट, अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, कंजम्पशंस भी बढ़ेगा। अगर सप्लाई घट जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा और कंजम्पशंस भी घट जाएगा, लोगों का जो जो लोग खरीदते हैं वो भी घट जाएगा। तो ये बहुत मनी सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। हेल्प इन इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कितना सप्लाइड है, कितना मनी सर्कुलेशन हो रहा है, लोगों का डिमांड कितना है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग करने का, जो इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी बनाते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है ये मनी सप्लाइड। फैक्टर अफेक्टिंग मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। देखिए जो मनी सप्लाई, ये RBI क्या करता है, RBI जो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, RBI ने उसका मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए RBI का पॉलिसी जो होता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स होता है, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे CRR हो गया और SLR, इसको भी मैंने डिस्कशन किया है, सेपरेट वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया, तो इन सब टूल, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है। तो ये सब टूल यूज़ करके मनी सप्लाइड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। तो गवर्नमेंट बोरोइंग, जो मनी सप्लाइड के ऊपर गवर्नमेंट बोरोइंग डिपेंड करता है। अगर मनी सप्लाइड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट इजीली बोरो कर सकते हैं इंडिविजुअल से, या फिर बोरोइंग करने का उतना डिमांड नहीं होगा, तो ये गवर्नमेंट बोरोइंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो, फॉरेन में कितना कैपिटल्स आ रहा है, मनी सप्लाइड के ऊपर डिपेंड करता है, कितना फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। पब्लिक प्रेफरेंस फॉर कैश और वर्सेस डिपॉजिट, ये अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को। ये पब्लिक का जो प्रेफरेंस होता है कैश या फिर डिपॉजिट, अगर 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 कैश इन हैंड रखना चाहते हैं ज़्यादा, तो अगर डिपॉजिट ज़्यादा करना चाहता है, इसके ऊपर मनी सप्लाई कितना हो रहा है इकोनॉमी में,
ये सब चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है। फॉरेन कैपिटल इनफ्लो कितना हो रहा है, कितना आउटफ्लो अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये मनी सप्लाई को घटा सकता है, या फिर अगर इनफ्लो अगर ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर बोरोइंग ज़्यादा कर लिया तो बाहर से अगर बोरोइंग ज़्यादा कर लिया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये बहुत मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। ठीक है, देखिए इसको एक बार M1 फिर से एक बार देख लीजिए, मतलब C+DD+OD, M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSE को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, तो ये था छोटा छोटा नहीं हो गया हुआ, बड़ा ही हो गया 30 मिनट्स का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ढंग से एक बार समझिएगा डिटेल्स में। ये 30 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आई होप इन चीज़ों में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरा बहुत सारे वीडियोस पड़ा हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो उससे आप, कंटेंट तो बहुत बढ़िया है, तो कंटेंट स्क्रीनशॉट आप लेकर छोटा नोट्स बना सकते हो। मैंने ये खुद बनाया है, बहुत ही मेहनत करके बनाया है। तो आप जाकर उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपके हिसाब से छोटा नोट बना लीजिएगा, उसको रिवीजन करिएगा, तो आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी एग्ज़ाम में आपको इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चंस आएगा आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी सब तो सब करते हैं, सब इकोनॉमिक्स में बाकी जैसे जियोग्राफी हिस्ट्री सब पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन छूटता एक्चुअली नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन छूटता है वो मैथ हो गया। ठीक है, वो कहाँ से क्वेश्चन छूटता है, ये मैथ में एक दो क्वेश्चन छूट जाता है। अगर इंग्लिश रहता है तो वहाँ पर छूटता है, और जो इकोनॉमिक्स होता है यहाँ पर छूटता है। पॉलिटी में उतना नहीं छूटता, हिस्ट्री में भी नहीं छूटता। जब छूटता है तो सबका जो छूटता है। तो ये इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चंस मिसिंग होता है, क्योंकि कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स का ये जो वीडियो सीरीज़ मैंने बनाया है, तो आई थिंक आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। वहाँ से आप किसी भी क्वेश्चंस लेवल UPSC भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने पूरा वीडियोस को देख लिया तो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।